20 मार्च साल 2018 का दिन था और भारत के तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की एक बेंच ने, जिसमें साथ में जस्टिस गोयल भी थे, एक फैसला सुनाया था। और इस फैसले के 2 हफ्ते बाद 2 अप्रैल 2018 के दिन पूरे भारत में जबरदस्त हिंसा भड़क गई थी। और हिंसा इस कदर भड़क गई थी कि इस हिंसा में 15 लोगों की जान भी चली गई, रेलगाड़ियां रोक दी गई, लोगों की गाड़ियां फूंक दी गई। और इस हिंसा के बाद तब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि अगस्त के महीने में भारत की तब की सरकार ने, जो फिलहाल वर्तमान में भी है, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। और पलटने के बाद बाकायदा 1 साल बाद साल 2019 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ही अदालत के मुख्य न्यायाधीश के उस फैसले को उलट दिया। अब यह फैसला कौन था, इस फैसले के पीछे की वजह क्या थी, उस हिंसा के पीछे की क्या वजह थी, यह आज बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे की क्या वजह है, सब कुछ बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि तब से लेकर अब तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के भीतर कितना बदलाव आया और यह बदलाव किस नजरिए से आया है। यह जो फैसला था, यह तब भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने SC/ST एक्ट अमेंडमेंट को लेकर सुनाया था। अब फैसला क्या था? दरअसल यह फैसला महाराष्ट्र राज्य सरकार की, मतलब महाराष्ट्र सरकार के एक मुकदमे को लेकर आया था, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ, एक अधिकारी के खिलाफ SC/ST एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भाई मुकदमा तो पूरी तरह से फर्जी था। तो जो भारत के तब मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा साहब, उन्होंने ना सिर्फ इस मामले में उस अधिकारी को बरी किया, बल्कि उन्होंने इस मामले को लेकर एक अहम फैसला भी सुना दिया। और उन्होंने कहा कि जो SC/ST एक्ट अधिनियम 1989 है, इसके तहत यह ऐसा पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा जिसमें कहा गया है कि फर्जी मामला दर्ज कराया गया, ब्लैकमेलिंग के लिए कराया गया, या किसी दूसरे मकसद से डराने के लिए कराया गया, बदले की भावना से कराया गया। बल्कि SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत ऐसे सुप्रीम कोर्ट में 20% मामले पहुंचते हैं। भारत में से 20% मामले दर्ज होते हैं जो पूरी तरह से फर्जी रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले को लेकर अमेंडमेंट कर दिया SC/ST एक्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस गोयल की बेंच ने कहा कि अब अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो भाई मामले में गिरफ्तारी से पहले एक DSP लेवल का जो अधिकारी होगा वो जांच करेगा मामले में कितनी सच्चाई है, और जब मामला पूरी तरह से सच होगा इसके बाद गिरफ्तारी होगी। अब जब यह बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुना दिया, तो देश का जो एक जातिगत राजनीति वाला तबका है उसके लिए बड़ी मुसीबत हो गई कि भाई हम तो जिन जातिगत संस्थानों की रहनुमाई करते हैं, जिनके लिए हम अपना दिल खोलकर बैठे रहते हैं कि आपके लिए तो हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भाई फैसला पलट दिया। तो देश में फर्जी मैसेज फैलाने शुरू कर दिए गए। फर्जी मैसेज क्या फैलाए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया। अब आप समझिए कि किस तरह अराजकता पैदा की गई, किस तरह हिंसा पैदा की गई थी। 2 अप्रैल को इसे लेकर पूरे भारत में दलित समाज के द्वारा, उस कई संगठनों के द्वारा, अनुसूचित जनजाति के कई संगठनों के द्वारा पूरे देश भर में प्रदर्शन किए गए। इस प्रदर्शन में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो तबके थे दीपक मिश्रा के पुतले फूंके गए, दीपक मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी हुई, और इस पूरे प्रदर्शन में 15 लोगों की जान चली गई। आज मैं आपके साथ ये जो बात कर रहा हूं इसके पीछे की 2 वजह है। ये 2018 का इंसिडेंट था। इसके बाद 2018 के अगस्त के महीने में सरकार ने बकायदा संसद के भीतर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा जवाब दिया और उसके फैसले को पलट दिया। हालांकि ये पहली बात नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे गए थे अपने वोट बैंक के लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए। वो आपको राजीव गांधी साहब का शाह बानो वाला फैसला तो याद ही होगा, जिसकी याद हमेशा बीजेपी दिलाती रहती है। लेकिन 2018 में बीजेपी ने भी ऐसा किया था, और ये मैं खुलकर बोलूंगा, सरकार बीजेपी की है तो इससे मुझे कोई घबराहट नहीं होती है।
लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार हमारी है, सरकार बीजेपी की नहीं है। पहले तो ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि हम भारत के लोग हैं और भारत में जो सरकार होती है वो हमारी होती है, वो किसी दल की सरकार नहीं होती है। तो ये फैसला बीजेपी ने भी पलट दिया था। आज जब भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई को लेकर जो जूता कांड हुआ, इस जूता कांड के बाद सोशल मीडिया पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला लगाया गया, लोगों को जेल के भीतर डाला गया, पंजाब में 100 से ज्यादा FIR हुई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। कौन से मामले में? SC/ST एक्ट के मामले में। दूसरी बात, पंजाब के अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जहां जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पर भी मामले दर्ज किए गए और तमाम मामलों में SC/ST एक्ट अधिनियम का पालन किया गया। जाहिर सी बात है कि SC/ST एक्ट जो 1989 है वो अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार, उनका जातिगत अपमान, इन तमाम पहलुओं पर दर्ज होता है। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनकी आवाज दबाने के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बोलने से रोकने के लिए उन पर SC/ST एक्ट के मामले दर्ज कर लिए गए। जाहिर सी बात है इनमें से जो 99% मामले होंगे, मैं किसी एक की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन वो फर्जी मामले हैं। बाद में अदालतों में उनमें कुछ नहीं होना है, लेकिन जो पीड़ित है वो अदालत में चक्कर काटता रहेगा। एक तो इसलिए मैंने आज उस मामले की आपको याद दिलाई। दूसरी बात कि आज जो पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सवर्ण जाति है, जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, वो देश में भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अराजकता का माहौल बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को खंडित कर रहे हैं। ये बात खुद पंजाब सरकार की FIR में दर्ज है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा है, जिसमें कहा गया कि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश के साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ठीक इससे भी बदतर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने धमकी नहीं दी। बस लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति और अपने विचारों को कुछ शब्दों के जरिए देश की जनता के सामने रख दिया। ना सड़क पर कोई हिंसा भड़की, जबकि यह बात ज्ञात है, सर्वविदित है पूरे भारत में नहीं दुनिया भर में कि 16 सितंबर के दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने भगवान विष्णु की शक्ति पर चुनौती दी थी। यह बात सर्वविदित है। लेकिन क्या 16 सितंबर से लेकर जिस तारीख तक ये मैं वीडियो आज आपके सामने बना रहा हूं, आज तक भारत में कोई हिंदूवादी आंदोलन हुआ, भारत में कोई सवर्ण जाति का आंदोलन हुआ, भारत में कोई रैलियां निकली? कहीं कुछ नहीं हुआ, सिवाय एक घटना के जिसमें 71 साल के बुजुर्ग वकील, समझिए 71 साल का व्यक्ति अगर उसे सड़क पर पैदल चलाया जाए तो 10 कदम चलने के बाद 11वां कदम उसका डगमगा जाता है। 71 साल के एक व्यक्ति ने अदालत के भीतर CGI की तरफ जूता उछालकर कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो उनका आक्रोश था उसे बाहर निकालने की कोशिश की, जो कि गैर कानूनी था, जो कि अदालत की अवमानना था, उसका भी हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे देश में कहीं कोई घटना सामने नहीं आई। कितना सहिष्णु है ये हिंदू समाज, इससे इस बात की आपको पूरी बानगी दिखेगी। कितना सहनशील है कि उसके सर्वश्रेष्ठ देवी देवताओं का अपमान किया गया, बावजूद इसके हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति अपनी कलम का सहारा ले रहा है। धन्य है ऐसा हिंदू समाज। मैं तो बार बार प्रणाम करता हूं इस हिंदू समाज को, इस हिंदू धर्म को, जो मुझे आज स्वामी विवेकानंद की वो पंक्तियां याद दिला रही है शिकागो में जो उन्होंने कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमने दुनिया को टॉलरेंस सिखाया है, और वो बात आज तक फलीभूत साबित हो रही है। लेकिन इसकी अगर तुलना आप 2018 के उस इंसिडेंट से करें, आपको मैं याद दिलाता हूं, उस वक्त आप देखिए भारत के ही एक मुख्य न्यायाधीश थे ना, उनका ही एक फैसला था ना, फैसले को अदालत में भी चुनौती दी जा सकती थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके थे वैसे भी चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन तब क्या हुआ? 15 लोगों की जान गई, देश में अरबों की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई, फूंक दी गई, रेलवे लाइंस तोड़ी गई, रेल रोकी गई, पटरियां उखाड़ दी गई। तब अराजकता नहीं थी। तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं कहा था कि हर भारतवासी के दिल में गुस्सा है, बल्कि क्या किया था? बल्कि संसद में फैसले को पलट दिया था। आज मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इन दोनों घटनाओं के बीच एक बहुत महीन सी रेखा है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है।
करीब 16% भारत में दलित आबादी है और 8% अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी जो बाहुल्य हैं लोग, उनकी आबादी है। तो कुल मिला के 16% आबादी है और करीब 80% भारत में अगर ऐसे देखा जाए तो हिंदू आबादी है, इसके अलावा दूसरे धर्मों की आबादी। बावजूद इसके वो 16 और 8 कुल 24% आबादी के लिए पूरे भारत के लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया गया, फैसले को उलट दिया गया। जबकि फैसला सिर्फ इतना कहता था कि भाई अगर जांच में बंदा दोषी पाया जाए तो डाल दो जेल के भीतर, लेकिन बिना जांच के आप उसको जेल में मत डालो, क्योंकि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन ना तो किसी राजनेता ने सुना, ना तो किसी अदालत ने सुना। आज भी यथास्थिति बनी हुई है और आज उसी एक्ट का दुरुपयोग करके पंजाब की सरकारें, कहीं आपके तमिलनाडु की सरकारें, केरल की सरकारें, कर्नाटक की सरकारें भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश कर रही हैं। अब मुझे नहीं लगता कि सरकार और नेता मेरी बातों को देखकर अपने पक्ष में लेंगे, विपक्ष में लेंगे, लेकिन जो भारत की संवैधानिक जनता है, जो श्री राम को भी पूछती है लेकिन भारत के संविधान को भी पूछती है, मुझे लगता है कि उसे समझना होगा कि भारत में फिलहाल क्या हो रहा है। अगर आप किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं तो समर्थन अपनी लड़ाई के लिए भी कीजिए, समर्थन अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए भी कीजिए, और सरकारों को कभी यह मत लगने दीजिए कि अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं तो आप आंख मूंद कर उनका समर्थन करते रहेंगे। इस बात का, इस ताकत का एहसास दिलाइए कि सरकार किसी दल की नहीं है, सरकार हमारी है। पार्टी किसी और की हो सकती है, लेकिन देश में जो सरकार बनाई है वो हमने और आपने बनाई।